रूल 1 to 8 हो गए थे और ऑर्डर 5 पढ़ रहे थे। ऑर्डर 5 के रूल 1 to 8 हो गए थे। ऑर्डर 5 था इशू ऑफ समन्स के बारे में। नाउ ऑर्डर 5 का रूल 9 भी पढ़ लिया था हमने। अब रूल 9 को पूरा नहीं पढ़ा था, तो रूल 9 एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डर 5 रूल 9 बताता है कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है या उसका एजेंट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के रहता है, तो कोर्ट डिफेंडेंट के ऊपर फॉलोइंग वेज में सम्मन सर्व कर सकता है। कैसे कैसे? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से, स्पीड पोस्ट से, कोरियर सर्विसेज एज अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, फैक्स मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस से, या और किसी मीन से एज अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट। और अगर डिफेंडेंट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है, तो कोर्ट फर्स्ट मोड को छोड़ के, यानी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू को छोड़कर बाकी सब मोड से डिफेंडेंट पे समन सर्व कर सकता है। और सारे केसेस में जो समन सर्व होंगे वो प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे होंगे। नाउ अब फर्दर देखो स्क्रीन पे। अगर कोर्ट को एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है और कोई रिसिप्ट मिल जाती है, या फिर तो कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि समन इशू हो गए। या फिर कोर्ट को पोस्टल आर्टिकल मिलता है जिस पे पोस्टल एम्प्लॉय का या कोरियर सर्विसेज के एम्प्लॉय का एंडोर्समेंट होता है कि डिफेंडेंट या उसके एजेंट ने समन रिसीव करने से मना कर दिया है, तब कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि समन ड्यूली सर्व हो गए हैं डिफेंडेंट पे। अगर कोर्ट ने समन रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से सर्व किया था और 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई है या एनी अदर रीज़न से, अगर कोर्ट को 30 दिन के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तो कोर्ट ये देखेगा कि प्रॉपर एड्रेस सम्मन पे लिखा था और प्रॉपर इशू हो गया था सम्मन, तो कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है इस केस में भी कि सम्मन डिफेंडेंट को सर्व हो गया। रूल 9A बताता है कि रूल 9 में जो समन सर्व करने के मोड दे रखे हैं उसके एडिशन में साथ साथ प्लेंटिफ कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर मैं भी अपनी तरफ से अबव मोड में लाइक पर्सनली या इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू या कैसे भी डिफेंडेंट पे समन सर्व करना चाहता हूँ, और कोर्ट प्लेंटिफ को इस बात के लिए इजाज़त दे सकता है। रूल 10 कहता है कि जो सर्विस ऑफ समन होंगे उसकी जो कॉपी होगी समन की, उस पर जज साहब के या कंसर्न ऑफिसर के साइन होंगे और कोर्ट की सील लगी होगी। और प्रैक्टिकली जहाँ तक पॉसिबल है समन डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व किए जाएंगे। और अगर डिफेंडेंट ने अगर कोई एजेंट एम्पावर कर रखा है टू एक्सेप्ट द समन्स, तो फिर एजेंट को भी अगर समन सर्व हो जाते हैं तो माना जाएगा डिफेंडेंट को पर्सनली समन दिए गए हैं। और अगर सूट किसी बिजनेस से रिलेटेड है और उस बिजनेस और जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता, लेकिन उसका कोई बिजनेस का एजेंट या मैनेजर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो उस बिजनेस के एजेंट या मैनेजर को भी समन सर्व हो सकते हैं। और इस पर्पस के लिए जो शिप होती है उसका जो मास्टर होता है वो एजेंट माना जाएगा ओनर ऑफ शिप का। ऐसे ही अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में अगर समन है और डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं हो सकते पर्सनली, या डिफेंडेंट को कोई एजेंट भी नहीं है, तो समन डिफेंडेंट के उस एजेंट पे किए जा सकते हैं जिसके पास उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का चार्ज है। फिर रूल 15 कहता है अगर डिफेंडेंट अपने रेजिडेंस से अब्सेंस है एट द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ समन, और कोई चांस नहीं है कि वो रीजनेबल टाइम में मिल जाएगा, और उसका कोई ऑथराइज एजेंट भी नहीं है, तो कोई भी जो अडल्ट मेंबर है डिफेंडेंट का, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको समन दिए जा सकते हैं। सर्वेंट मेंबर ऑफ फैमिली नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना है। अब अगर सर्विंग ऑफिसर डिफेंडेंट को पर्सनली सम्मन देता है या डिफेंडेंट के एजेंट को पर्सनली सम्मन देता है, तो सम्मन की
ओरिजिनल कॉपी तो कोर्ट साइन करा लेगा और डुप्लीकेट कॉपी डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को दे दी जाएगी, और ओरिजिनल कॉपी पे डिफेंडेंट के उसके एजेंट की साइन करा के कोर्ट को रिटर्न कर दी जाएगी। फिर यही सब था इसमें। नाउ रूल 17 कहता है कि अगर डिफेंडेंट सम्मन नहीं लेता है, रिफ्यूज़ करता है, या वो डिफेंडेंट मिलता ही नहीं है, और अब ये पॉसिबल नहीं है, या तो डिफेंडेंट सम्मन नहीं लेता, या एक्नॉलेजमेंट साइन करने से मना कर देता है, या फिर वो मिलता नहीं है, तो सर्विंग ऑफिसर को अगर लगता है कोई एजेंट भी नहीं है, तो सर्विंग ऑफिसर डिफेंडेंट जहाँ पे रहता है या बिजनेस करता है वहाँ पे कॉन्स्पिशियस पार्ट पर सम्मन को अफिक्स कर सकता है, और ओरिजिनल कॉपी कोर्ट को रिटर्न कर सकता है। और उस ओरिजिनल कॉपी पे ये पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे कि सम्मन की एक कॉपी डिफेंडेंट के एड्रेस पे या जहाँ पे उसका बिजनेस है वहाँ पे अफिक्स कर दी गई है, किस सर्कमस्टांसिस में वो कॉपी अफिक्स हुई है, और विटनेसेस के एड्रेस जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था डिफेंडेंट का घर, उनके भी नाम और एड्रेस उसमें होंगे। और सर्विंग ऑफिसर की ये जो रिपोर्ट है, सर्विंग ऑफिसर अपनी इस रिपोर्ट के साथ एफिडेविट भेजेगा, और अगर एफिडेविट नहीं भेजता है सर्विंग ऑफिसर तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि फिर कोर्ट ओथ पर उस सर्विंग ऑफिसर को एग्जामिन करे, और अगर उस सर्विंग ऑफिसर ने एफिडेविट दिया है तो भी कोर्ट उसको कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है, और फिर कोर्ट को जो ठीक लगता है कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि समन इशू हो गए हैं, और कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि चलो किसी और मोड से समन को सर्व करो। फिर रूल 20 आ जाता है, थर्ड मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन द डिफेंडेंट। अब रूल 20 में क्या है, तो देखो पहले फर्स्ट था कि भाई उसको पर्सनली डिलीवरी दे दो, अगर वो पर्सनली नहीं मिलता है, उसके फैमिली मेम्बर भी नहीं है, तो उसकी डोर पे चिपका दो। और अगर उसका कहीं पे एड्रेस भी नहीं है, ना उसके बिजनेस का एड्रेस है ना उसके घर का एड्रेस है, और कोर्ट को ये बिलीव हो जाता है कि वो डिफेंडेंट जो है वो समन को अवॉइड कर रहा है, या जो समन है ऑर्डिनरी कोर्स में फॉर एनी अदर रीज़न डिफेंडेंट को सर्व नहीं किए जा सकते हैं, तो कोर्ट सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन के लिए ऑर्डर दे सकता है। इसमें कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि जहाँ पे लास्ट जगह डिफेंडेंट रहता था या काम करता था वहाँ पे नोट समन को चिपका दो, प्लस में कोर्ट हाउस में चिपका दो, या फिर साथ अगर कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे डिफेंडेंट रहता था या काम करता था, तो कोर्ट ये बोल सकता है कि कोर्ट हाउस के साथ साथ न्यूज़पेपर वगैरह में समन को निकलवा दो, या कोर्ट और कोई भी सब्स्टिट्यूट सर्विसेज के लिए बोल सकता है। ठीक है, ठीक है। तो रूल 17 में क्या था कि जो सर्विंग ऑफिसर है उसको लगता है कि कोई अडल्ट मेंबर भी नहीं है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है, तो जहाँ पे वो रहता है डिफेंडेंट वहाँ पर सर्विंग ऑफिसर समन को फिक्स करके कोर्ट को ओरिजिनल समन भेज सकता है। लेकिन अगर डिफेंडेंट को कोई घर भी नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं मिल रहा, कोई एजेंट भी नहीं मिल रहा, तो सर्विंग ऑफिसर कोर्ट को बताएगा और कोर्ट फिर सब्स्टिट्यूट सर्विसेज के लिए ऑर्डर दे सकता है। सब्स्टिट्यूट सर्विसेज में कोर्ट ये बोल सकता है कि कोर्ट हाउस में समन को लगा दो एक तो, और दूसरा जहाँ पे लास्ट एड्रेस था, जहाँ पे वो लास्ट में रहता था या बिजनेस करता था, उस जगह कॉन्स्पिशियस पार्ट पे समन को चिपका दो, या फिर अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो फिर जहाँ पर वो लास्ट रहता था, जिस जगह जिस गांव में जिस शहर में, उस जगह के लोकल न्यूज़पेपर में निकलवा दो। इस तरह की कोई भी सब्स्टिट्यूट सर्विसेज के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है जो कोर्ट को ठीक लगता है।
लेकिन सब्स्टिट्यूट सर्विस कोर्ट की परमिशन से ही हो सकती है। और अगर सब्स्टिट्यूट सर्विस के लिए कोर्ट ऑर्डर देता है तो माना जाएगा कि समन डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व हो गए हैं। लेकिन अगर सपोज कोर्ट जो सब्स्टिट्यूट सर्विस देगा तो वो तभी देगा जब कोर्ट को लगेगा कि या तो डिफेंडेंट समन को अवॉइड कर रहा है या फिर ऑर्डिनरी कोर्ट्स में समन डिफेंडेंट को नहीं मिल सकते, तभी सब्स्टिट्यूट सर्विस के लिए कोर्ट ऑर्डर देगा। अब मान लो कोर्ट को लगता है कि भी डिफेंडेंट समन को अवॉइड कर रहा है और इसलिए वो सब्स्टिट्यूट सर्विस के लिए ऑर्डर दे देता है, तो डिफेंडेंट बाद में आके चैलेंज कर सकता है कि सर मैं समन को अवॉइड नहीं कर रहा था और मुझे तो समन का पता ही नहीं था। अगर वो ये बात प्रूव कर देता है तो जो सब्स्टिट्यूट सर्विसेज है वो चैलेंज मानी जाएगी और माना जाएगा डिफेंडेंट को समन ही मिलेगा। तो ये केस था, वो केस मैंने आपको बताया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में रूल 21 से रूल 31 ऑफ ऑर्डर 5 हम पढ़ लेंगे और ऑर्डर 5 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर हम करेंगे ऑर्डर 11। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।